गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और सिलेबस पिछली क्लास में अपने लॉ का डिस्कस कर ही लिया था। आज अपन एक एक अधिनियम से शुरुआत करेंगे। पहले वुमेन को लेकर कौन सा है, उसके बाद में चिल्ड्रन को लेकर कौन सा है, उसके बाद में वृद्धों को लेकर कौन सा है, उसके बाद में करंट के मुद्दे, राजस्थान के 2 एक्ट और अंतिम विधि के उदाहरण। तो आज का जो अपना रहेगा वो रहेगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। हेडिंग क्या लगाएंगे? महिलाओं की दो 2005। अधिनियम का नाम है महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा 2005। ये अधिनियम अपने सिलेबस में लिखा गया है। अब देखिए, अगर ये अधिनियम हम पढ़ रहे हैं तो इस अधिनियम में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर अपन कुछ इसको याद करना चाहें तो एक्ट है महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा 2005। इसमें कुछ चीजें अपन को अंडरलाइन करनी है। देखिए, एक करना महिला अंडरलाइन, एक करना घरेलू हिंसा, और 2005 तो चलिए एक ये करना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना कि एक्ट लाए क्यों गया, उसके बाद में इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए उस पर बात करेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि जब महिलाएं कम जागरूक थी तब तो चल जाता था कि महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है तो किसी को बताएंगे नहीं। मारपीट होती तो वो ये सोचेंगे कि कोई नहीं, मैं तो महिला हूं इसलिए मेरी मारपीट होनी भी है। पुरुष हैं वो तो कमाते हैं इसलिए चूंकि मेरी मारपीट करेंगे। तो महिलाओं ने एक नियति समझ रखा था कि कोई बात नहीं, अगर सास कुछ कहती है तो मुझे तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि घर से यही सिखा के भेजा जाता है महिलाओं को कि आप अगर ससुराल जा रहे हैं तो अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं। और अगर मान लेते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ मारपीट हुई भी और वो अपनी मम्मी को या घर पे बताएं तो मम्मी क्या बोल देंगे आपको बताइए कि थोड़ा बहुत चल जाता है, कोई बात नहीं, तुम्हें पता ना कि तेरे और मेरे पापा के बीच में भी कुछ ऐसा था, आज सब कुछ बढ़िया हो रहा है। इसलिए एक नॉर्मली नियति समझा जाता था महिलाओं की कि मार पिटाई तो नॉर्मल चलती ही रहती है, ऐसा क्या है। पर अब क्या हुआ कि महिलाओं की जागरूकता बढ़ी और अब महिलाओं ने समानता की बात की। तो आपको पता है कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय कानून आए, मीडिया का प्रभाव हुआ, सोशल मीडिया का प्रभाव हुआ, तो फिर बहुत सारी सरकारों पर दबाव पड़ा कि साहब इस प्रकार कोई एक्ट पारित करना ही चाहिए जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करे। इसको लेकर डेट इधर देखिए लिखी गई है 2005 में, 2005 में 2005 में महिलाओं को लेकर एक कानून बनाया गया। और ये जो कानून है ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। 26 अक्टूबर 2006। यहां से आपको लिखना शुरू करना है। सबसे पहले लिखना है महिलाओं की घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005, हेडिंग लगा लेनी है। ये अधिनियम कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को ये अधिनियम लागू किया गया। ठीक है। इस अधिनियम में 5 तो अध्याय हैं, 5 अध्याय और 37 इसमें धाराएं हैं। हर एक चीज को अपनी याद करते चलेंगे। ये तो परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा आपसे कि इसमें कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, पर फिर भी अगर आप कहीं पे स्पेस मिलता, जगह मिलती है तो एग्जामिनर को इतना अगर एक कहीं ब्रैकेट में लिख कर आ जाएंगे कि 5 अध्याय और 37 धाराएं, तो हो सकता है कि एग्जामिनर को यूं लगे कि हाँ आपको और भी चीजों का पता है। बाकी चूंकि प्रीलिम्स एग्जाम तो है नहीं कि इसमें पूछ लेगा कि महिलाओं की घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, कितने इसमें अध्याय हैं, कोई काम का नहीं है। बस याद ये रखना है कि 2005 का एक्ट है और 2006 में एप्लीकेबल हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। और 2005 में है तो याद रखिए 5 से इसमें 5 धाराएं हैं और फिर 26 में एक एक बढ़ा लीजिएगा, इधर इनको 3 और इनको 7, तो इसमें धाराएं कितनी होगी टोटल? 37। यहां से भी आप याद कर सकते हैं कि 2005 में लागू हुआ तो 5 तो इसके 2005 में एक्ट बना तो 5 तो इसमें अध्याय हो गए। फिर 26 अक्टूबर में 26 में अगर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा।
तो टोटल धाराएं कितनी होगी, इसमें 37 धाराएं होगी। क्लियर हो गया। ये तो है एक्ट का नाम क्या है, महिलाओं की घरेलू हिंसा सुरक्षा 2005। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें ये लिखिए, ये अधिनियम 2005 में बनाया गया। डिटेल भी बाद में चर्चा करेंगे क्या क्या है, बस इतना इंट्रोडक्शन इसका लिखना है। महिलाओं की घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 जो कि 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय हैं और 37 इसमें क्या है, धाराएं हैं। क्लियर हो गया। ये तो वह अधिनियम का नाम कि ये इसमें लिखा गया है और इतनी धाराएं और इतने अध्याय हैं। आपके दिमाग में आएगा कि अध्याय क्या होता है और ये धारा क्या होती है। अध्याय और धारा, इसको आप ऐसे समझें कि अपन जैसे कोई बुक है अपने पास में, और बुक में आप अगर इंडेक्स देखते हैं तो इंडेक्स नंबर ऐसे डिवाइड किया होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और फिर उसमें लिखा गया कि इसमें यहां से लेके 1 से लेके 10 तक 30 तक पेज है, फिर 31 से लेकर 60 तक पेज है, फिर 61 से लेकर 90 तक पेज है, फिर 91 से लेकर जैसे 100 तक पेज है। इस प्रकार के पेज भी बटे हुए होते हैं। तो आप अगर बहुत देसी भाषा में अध्याय समझना है तो बहुत सारे जो प्रोविजन है वो एक साथ एक चैप्टर में लिख दिए जाते हैं और फिर उनके लिए अलग अलग धाराएं दे दी जाती है ताकि कानून की किताब पढ़ने में बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाए। मान लो आपको ये ध्यान है कि साहब धारा नंबर 452 ये चैप्टर नंबर 9 में लिखी गई है, तो आप जब भी इस कानून की बुक को पढ़ेंगे या लॉ को खोलेंगे तो आप सीधा चैप्टर नंबर 9 के धारा 452 पर आसानी से पहुंच सकते हैं, वरना इस पूरे में धारा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात, मान लेते हैं किसी अधिनियम में अपन बात करें साहब इसमें जुर्माने की बात करें, जुर्माना। अब जुर्माना कई प्रकार का हो सकता है, अपराध के लिए कई जुर्माने का प्रावधान है। अब इसलिए जुर्माना नाम से एक अलग से अध्याय बना दिया और उसमें अपन खोल के देखेंगे कि ये धाराएं हैं, इनमें जुर्मानों का प्रावधान है। या फिर मान लेते हैं कोई घरेलू हिंसा करता है तो इसमें राहत किस प्रकार से मिलेगी महिला को, महिला कहां पे शिकायत कर सकती है, संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे, पुलिस के क्या कर्तव्य होंगे, मजिस्ट्रेट क्या क्या आदेश दे सकता है, इसके लिए अलग से एक अध्याय बना दिया। समझ में ना। जैसे अध्याय 4 में राहत सब लिखा हुआ कि एक महिला को राहत किस प्रकार से मिलेगी, और फिर उसके लिए अलग अलग क्या डिवाइड कर दिए, सेक्शन डिवाइड कर दिए, धाराएं डिवाइड कर दी। क्लियर हो गया क्या। तो ये तो होता धारा और सेक्शन, परीक्षा में नहीं पूछेगा, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी कि साहब चैप्टर के अंदर क्या है, धाराएं हैं। इसी प्रकार से ये वाला जो अधिनियम अपन पढ़ने जा रहे हैं, इस वाले अधिनियम में टोटल धाराएं कितनी है, 37 है, और अध्याय कितने हैं, 5 है। अब देखो एक तरीका तो ये कि बिना धारा याद किए बिना टॉपिक को समझ लिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि साहब चूंकि लॉ का सब्जेक्ट है इसलिए थोड़ी सी धारा तो याद होनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर वो वजन नहीं आ पाएगा कॉपी में, मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। सारी धाराएं नहीं, 5-6 धारा, 5-7 धाराएं तो अपन को याद होनी चाहिए, ताकि जैसे घरेलू हिंसा ही पूछ लिया फिर उसमें अगर आपको धारा का नहीं पता तो फिर थोड़ा दिक्कत आ सकती है। या फिर संरक्षण अधिकारी के बारे में पूछ लिया तो कुछ 6-7 धाराएं आपको याद होनी चाहिए। इसमें अपन ऐसा काम कर सकते हैं कि एक या तो एक टेबल से याद कर सकते हैं या फिर ऐसे जनरली याद कर सकते हैं। चैप्टर याद करेंगे और धारा याद करेंगे और उनमें क्या क्या लिखा गया है। तो अगर आप टेबल बनाना चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हो। पहले अपन यहां पे लिखेंगे अध्याय, चैप्टर, अध्याय के बाद में अपन लिखेंगे इसका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, और फिर लिख लेंगे इसमें धारा कहां से कहां तक है, धारा क्या है। क्लियर हो गया। तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, अधिनियम कब का, 2005 का, लागू कब हुआ, 2006 में लागू हुआ, 26 अक्टूबर को। कितने अध्याय हैं टोटल, 5। इसका मतलब समझ में आ गया चैप्टर कितने हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। अध्याय 1 हो गया, फिर अध्याय 2 हो गया, अध्याय 3 के बारे में बात कर लेंगे, चौथा अध्याय एंड 5वां अध्याय। 5 अध्याय अपन को पढ़ने हैं। इसमें विषय क्या क्या लिखे गए वो अपन को पढ़ना है, और
उसमें कहां से लगा के कहां तक धाराएं वो अपन को चर्चा करनी है। क्लियर? बर्डन नहीं लेना है, एग्जाम में काम का नहीं है, ये मैं अभी भी बता दूं आपको। ये परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा आपको कि इस अध्याय में क्या लिखा गया है। वो सीधी सीधी एक परिभाषा पूछता है 2 नंबर की, घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है, व्यथित महिला किसे कहा जाएगा, घरेलू नातेदारी किसे कहा जाएगा, या फिर इस अधिनियम के तहत महिलाओं को क्या सुरक्षा मिल पाई या नहीं मिल पाई है, आप उस पर थोड़ा समीक्षा कीजिए। या फिर संरक्षण अधिकारी किसे कहते हैं, सेवा प्रदाता किसे कहा जाता है, मजिस्ट्रेट के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, इस प्रकार से पूछेगा तो ज्यादा आपको तनाव लेने की जरूरत है नहीं। फिर भी चलिए, अब चूंकि नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये नहीं लगे कि नोट्स में कुछ कम है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको। उसमें अध्याय नंबर 1 में प्रारंभिक, अब ये भी एक इंटरेस्टिंग है, दो जो कोई भी एक्ट आता है उसमें पहला पार्ट और अंतिम पार्ट ये सेम रहेंगे। चाहे घरेलू हिंसा का अधिनियम पढ़ लें अपन, चाहे आप बालकों के विरुद्ध संरक्षण अधिनियम पढ़ ले, कोई सा भी पढ़ ले, उसमें पहले में प्रारंभिक आएगा, अंतिम में विविध आएगा। क्लियर हो गया क्या? 2 चैप्टर तो आपके याद हो गए। पहले चैप्टर में, हर चैप्टर में प्रारंभिक लिखा होगा। प्रारंभिक का मतलब ये होता है कि इसका एक तो कमिटमेंट कब से होगा, अधिनियम कब से शुरुआत होगी इस एक्ट की, और कहां कहां पर ये लागू होगा, इसका एक्सटेंट क्या रहेगा। क्लियर हो गया? तो कोई भी एक्ट पढ़ना तो 2 तो याद हो गया, पहले में प्रारंभिक और अंतिम में विविध। कितने चैप्टर याद रहने? केवल 3 चैप्टर। अगर प्रारंभिक में धारा देखें तो इसमें धारा 1 से लगा के 2 तक लिखी गई है। तो धारा पहली और धारा 2 किस में आएगा? अध्याय फर्स्ट में आएगा। अध्याय फर्स्ट का नाम क्या है? ये प्रारंभिक है। ठीक। धारा 2 है, इसमें घरेलू हिंसा के बारे में लिखा गया है। घरेलू हिंसा, माफी चाहूंगा, अध्याय 2 है। अध्याय 2 में घरेलू हिंसा, और इसमें अनुच्छेद 3 है, एक अकेला अनुच्छेद है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट इस कुछ अधिनियम में आपको याद करना है तो केवल आपको घरेलू हिंसा धारा 3 में लिखा गया है और चैप्टर नंबर 2 में लिखा गया है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा वास्ट है, इसमें अपन लिखेंगे संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता 3 हो गया, 4 से लगा के 11। तो संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता, अगर ये 2 धारा अपन पढ़ते हैं, 2 चैप्टर पढ़ के जाते हैं, काम हो जाता है। एग्जाम में मान लो अगर ये पूछ लिया आपको घरेलू हिंसा के बारे में लिखिए आप लोग, ऐसा ही पूछेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे अपन में? ऐसा लिख सकते हैं अध्याय 2 की धारा 3। अगर ऐसा लिख दिया तो फिर वाई वाई हो गई, नहीं याद हुआ चैप्टर कौन सा है और सीधी धारा लिख दी कि धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा ये है, तो आपके फिर 2 में से 2 या फिर 1.5 नंबर आ सकता है। अगर सीधा घरेलू हिंसा लिखेंगे तो फिर हाँ आधे नंबर तो आएंगे, 1 नंबर तो फिर भी आएगा आपके कि साहब घरेलू हिंसा ये होती है जिसके साथ जो पीड़ित रही हुई है महिला, और ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता, इसको मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, विस्तार से अपन इस पे बात करेंगे कि होता क्या संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता, क्या क्या इनकी ड्यूटीज दी गई है, कौन नियुक्ति करेगा, क्या कार्य करेंगे, 3 चीजें। अंतिम जो चौथा अध्याय इसमें पढ़ेंगे राहत कैसे प्राप्त की जाएगी, राहत कैसे मिलेगी महिला को, राहत की प्रक्रिया। अब यहां पे 11 तक हो गए थे तो 12 से 29 आ जाएंगे और यहां पे 30 से 37 आ जाएंगे। क्लियर हो गया? नहीं खिचड़ी नहीं बनानी है, ये एक चार्ट है जो वैसे तो जीवन में ज्यादा काम में आना नहीं है, पर फिर भी एग्जामिनर अगर एग्जाम में पूछ रहा, चूंकि आप तो नोट्स बना रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये मेरी थोड़ी सी ड्यूटी है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं आपको। अध्याय, विषय और धारा, इसमें अध्याय फर्स्ट प्रारंभिक है, 1 और 2 दो अनुच्छेद लिखे गए। अध्याय 2 में घरेलू हिंसा के बारे में लिखा गया है और धारा नंबर 3 लिखी गई है। अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता 4 से 11 तक लिखा गया है। अध्याय 4 में राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया 12 से 29 लिखा गया है। 5 विविध है और 30 से लेकर 37 लिखा गया है। याद करो जरा साथ में, पहला और अंतिम तो याद करना नहीं क्योंकि वो तो आपके याद हो गया। पहले में क्या लिखा गया है? पहले में प्रारंभिक लिखा गया है, अध्याय नंबर 1, अनुच्छेद कितने हैं? 2, पहला और दूसरा। फिर जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2
वो घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है, घरेलू हिंसा। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 3 है। ठीक है, अध्याय 2 का अनुच्छेद 3 घरेलू हिंसा के बारे में बात करता है। फिर अगला अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 3 में एक तो आपको संरक्षण अधिकारी के बारे में देखना है और एक आपको सेवा प्रदाता के बारे में देखना है। कहां से कहां तक होंगे? 4 से लगा के 11 तक इसमें धाराएं होंगी। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3 में। अब चैप्टर नंबर 4 क्या है? चैप्टर नंबर 4 में कि राहत कैसे प्राप्त की जाएगी, राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। 12 से लेकर 29 तक अनुच्छेद है। फिर अंतिम विविध आ जाएगा, मिसलिनियस आ जाएगा। इसमें चैप्टर नंबर 5 और आर्टिकल कहां से कहां तक आएंगे? धारा 30 से लगाकर 37 तक आ जाएगी। तो जरा याद कीजिए साथ में वापस, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको रटा जाए ये चीजें सारी सारी, ताकि एग्जाम में तो आप बहुत अच्छे से लिख पे आए। जैसे घरेलू हिंसा के बारे में आया और आपने ये लिख दिया कि अध्याय 2 की धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा ये है, तो फिर एग्जामिनर आगे कम ही पड़ेगा आपको। उसको ये विश्वास हो जाता है कि अगर धारा और आर्टिकल याद है, चैप्टर याद है, तो फिर इसको कंप्लीट आ रहा है। ऐसे ही मान लो आपको सेवा प्रदाता के बारे में पूछ ले, सेवा प्रदाता, तो क्या लिखेंगे? सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता लिखेंगे अध्याय 3 और फिर इसके लिए आर्टिकल तो 8 और 9 अलग, आर्टिकल 10 बनाया गया है। पर अगर पूछे कि चैप्टर नंबर 3 और धारा 10 के तहत, क्योंकि आपको पता है कि जो सेवा प्रदाता है संरक्षण अधिकारी होगा वो किसके बीच में होगा? यस, वो 4 से लगा के और लगभग 10-11 के बीच में ही होगा। ये आपको आइडिया पड़ गया। राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या क्या होगी? तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4 में 12 से 29 के बीच में राहत और विविध में कुछ ज्यादा खास याद नहीं करना है। इसमें चैप्टर नंबर 5 होगा और जो 30 से लगा के 37 तक होगा। एक बार और लिख देता हूं ताकि याद हो जाए। देखिए, पहला चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। पहले 2 याद है। पहले में क्या है? पहले में प्रारंभिक है और अंतिम में क्या? अंतिम में विविध है। और ये बहुत फेमस है, घरेलू हिंसा है। ये 2 याद करने। इसमें एक है संरक्षण अधिकारी और एक में सेवा प्रदाता। धारा 4 में आपको पता है राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया, राहत किस प्रकार से राहत प्राप्त की जाए। क्लियर हो गया? तो 1 2 3 4 5 घरेलू हिंसा का जो एक्ट है, इसमें कितने चैप्टर हैं? 5 और कितनी धाराएं? टोटल 37 धाराएं। उसमें पहला प्रारंभिक है, अंतिम विविध है, बीच में 3 आपको याद करने। 3 में दूसरे नंबर पर क्या है? घरेलू हिंसा है। तीसरे पे संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता है और चौथे पे क्या है? राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया है। कुछ आपको सेक्शन याद करने हैं, वो अपन साथ साथ में याद करते चलेंगे ताकि आप लोगों की दिक्कत नहीं आए। वैसे अपन इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आपको याद करने हैं, कौन कौन से सेक्शन अपन को याद करने हैं, कौन सी धाराएं याद आपको करनी है। मैं आर्टिकल बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, आर्टिकल बोलना ठीक नहीं है, इसको सेक्शन बोले तो ही ज्यादा अच्छा है, धारा बोले तो ही अच्छा। चैप्टर आएगा, उसमें सेक्शन आएगा, उसमें सब सेक्शन आएगा, उसके बाद में उसमें क्लोज आता है, उसके बाद में सब क्लोज आता है। अपन को केवल सेक्शन तक पढ़ना है। देखिए, कोई भी एक्ट होता है, इसमें अगर अपन देखें तो चैप्टर हो गया, चैप्टर में फिर सेक्शन होएगा, धारा, सेक्शन के बाद में सब सेक्शन होएगा, सब सेक्शन के बाद में क्लोज होएगा, क्लोज के बाद में सब क्लोज होएगा। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपन को सेक्शन तक याद करना है। उतना भी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, एग्जामिनर को लगेगा कि आपने बहुत ठीक से याद रखा है। अब इस वाले एक्ट में अपन को क्या क्या, कौन कौन सी धारा याद करनी है, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। लिखिए धारा, इंपॉर्टेंट धारा याद करेंगे केवल। धारा 3, धारा 3, धारा 3 किसके बारे में? घरेलू हिंसा। देखिए, और बहुत ज्यादा डिटेल से आपको जो नोट्स आपको पीडीएफ भिजवा रहा हूं मैं यहीं पे धुरीना पे आपको मिल जाएगा, तब आप उस पे और देख लीजिए। बहुत ज्यादा डिटेल से लिखा गया, पर उतना काम का है नहीं। घरेलू हिंसा, फिर आपको याद करनी है धारा नंबर, अगर याद करें तो सीधा आप 8 याद कर लीजिए और 9, इसमें याद करना संरक्षण अधिकारी। ठीक, फिर याद कीजिए धारा 10,
इसमें लिखिए सेवा प्रदाता। फिर याद कीजिए धारा 17 निवास का अधिकार। कुछ और धारा याद करनी है, देखिए 1 2 3 4 5 2-3 धारा और याद करनी है, टोटल 8-10 एक धारा याद करनी है ताकि टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एक ये लिख लीजिए, फिर आगे और लिखवाते हैं। धारा नंबर 3 में लिखा हुआ घरेलू हिंसा के बारे में, धारा 8 और 9 में संरक्षण अधिकारी के बारे में लिखा गया। अब आपको मान लो संरक्षण अधिकारी पूछे तो क्या कहेंगे कि अध्याय नंबर कौन सा है, 3, चैप्टर नंबर 3 और धारा 8 के तहत संरक्षण अधिकारी। घरेलू हिंसा चैप्टर नंबर कौन सा है, 2, धारा कौन सी है, 3। सेवा प्रदाता चैप्टर नंबर 3, कहां पे लिखा गया, आर्टिकल 10 में, धारा 17 चैप्टर नंबर 4। याद हो गया ना। अब अगर आपको मैं इधर चैप्टर पूछूं तो बताइए 3 का कौन सा चैप्टर था, यस अध्याय नंबर 2। इसका कौन सा अध्याय था, अध्याय नंबर 3। इसका अध्याय नंबर 3, इसका अध्याय नंबर 4। याद हो रहा है क्या, कुछ याद करना, थोड़ा सा पीछे बैक करके वापस से क्लियर करना इसको। तो थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। धारा 3, धारा 3 में क्या लिखा गया, घरेलू हिंसा। फिर आगे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि सीधा धारा 8 और 9, 8 और 9 संरक्षण अधिकारी। फिर याद करना चाहें तो आप धारा 10 याद कर सकते हैं, सेवा प्रदाता। फिर याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं 17 निवास का अधिकार। फिर आप 18 का याद करना चाहें तो कर सकते हैं संरक्षण आदेश। फिर 19 में अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं निवास का आदेश। लिखिए इनको, लिखिए धारा नंबर 3 में लिखा होगा घरेलू हिंसा, धारा 8-9 में लिखा होगा संरक्षण अधिकारी, धारा 10 में लिखा गया सेवा प्रदाता, धारा 17 में लिखा गया निवास का अधिकार। कंफ्यूज नहीं करना, ये निवास का अधिकार है, ये निवास का आदेश है, बताऊंगा आगे क्या है। 18 में संरक्षण का आदेश है, 19 में निवास का आदेश है, 3, 8, 9, 10, 17, 18, 19 कुछ और लिखते हैं आगे वाले पेज पे। पहले इनको लिख लीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, साथ में याद भी करते चलिए। दिखाई दे रहा आप लोगों को, घरेलू हिंसा, फिर लिखा गया संरक्षण अधिकारी, फिर लिखा गया है सेवा प्रदाता, फिर लिखा गया है निवास का अधिकार, फिर लिखा गया है संरक्षण का आदेश, फिर लिखा गया है निवास का आदेश। ये निवास का अधिकार है 17 में और ये निवास का आदेश है। उसके बाद में लिखेंगे 20 का अभिरक्षण आदेश। अभिरक्षण आदेश। उसके बाद में 21 का लिखेंगे मौद्रिक आदेश, मौद्रिक आदेश। और अंतिम 22 का लिखेंगे क्षतिपूर्ति। अभी डरना नहीं है बिल्कुल भी, एक पेज लिख लीजिए, सब कुछ अगले 10 मिनट में आपको याद हो जाएगा कि हाँ अभी तो लग रहा है कि पता नहीं क्या आएगा, अभी याद हो जाएगा। पीछे लेता हूं, ये लिख लीजिए, ये आपको धाराएं याद करके जाना है एग्जाम में। धारा 3, धारा 8, 9, धारा 10, धारा 17, 18, 19, 20, 21, 22 याद रखेंगे। 3 में तो हिंसा के बारे में लिखा गया है, घरेलू हिंसा। इस घ को ऐसे लिखेंगे, घ लिखा गया घरेलू, और इस घ को अगर ऐसा करेंगे तो 3 बनेगा, तो घरेलू हिंसा 3 में है। 8, 9 संरक्षण अधिकारी, ठाठ हो रखे हैं, 8, 9 में संरक्षण अधिकारी के बारे में नियुक्ति है। 10 में सेवा,
10 रुपए देंगे तो कोई आपको सेवा दे देगा, तो 10 रुपए में सेवा प्रदाता लिखा गया है। निवास का अधिकार, आर्टिकल 17 पर खतरा होता है और अधिकार में भी खतरा है, निवास पर खतरा आ सकता है। संरक्षण का आदेश, निवास का आदेश, और इसके बाद में अभिरक्षण का आदेश, मौद्रिक आदेश और क्षतिपूर्ति आदेश, ये 5 आदेश न्यायाधीश देता है। अगर कोई महिला पीड़ित है तो न्यायाधीश के द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे, मैं याद करवा दूंगा आपको, सीक्वेंस से याद कर लेंगे। कैसे? मान लेते हैं किसी महिला को पीड़ित किया है, तो सबसे पहले तो उसको संरक्षण आदेश दिया जाएगा साहब। संरक्षण आदेश का मतलब यह है कि अब महिला को सुरक्षित रखा जाएगा। जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया है साहब, आप इस महिला से मिलेंगे नहीं, इसको फोन कॉल नहीं करेंगे। निवास का आदेश, महिला चाहती है तो उसको घर में निवास करने की अनुमति दी जाएगी। अगर वो बच्चों की कस्टडी चाहती है तो बच्चों की कस्टडी दी जाएगी। महिला चाहती है कि मुझे महीने का खर्चा मिले तो खर्चा दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति, महिला सोचती है कि साहब मैं इस डोमेस्टिक वायलेंस से पहले कोई कहीं पे जॉब करती थी, कोई काम करती थी, अब इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई, तो क्षतिपूर्ति का आदेश, कुछ कंपनसेशन भी दिलाया जा सकता है। ये सारे आदेश हैं, याद कीजिए साथ में। 3 में क्या है? घरेलू हिंसा। 8-9 में संरक्षण अधिकारी। 10 में सेवा प्रदाता। फिर 17 में निवास का अधिकार। 18 में संरक्षण का। 19 में निवास का आदेश। 20 में अभिरक्षण का। 21 में फिर मौद्रिक हो जाएगा। 22 में क्षतिपूर्ति हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये तो ये एक्ट और धाराएं, तो एक्ट आपको आपने अध्याय याद कर लिए। अध्याय टोटल कितने हैं? 5। धाराएं कितनी है? 37। 37 में से कुछ एक धाराएं याद करनी है। इसमें पहला प्रारंभिक लिखा हुआ है और अंतिम विविध लिखा गया है, बीच में 3 याद करने हैं। 3 में पहले में संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता है, और उसके बाद में 3 में घरेलू हिंसा है, और 4 में संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता है, और 5 में राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया याद करवा दी आपको। धारा 37 में धारा 3 याद करनी है, 3 के बाद में 8 याद करनी है, 9 याद करनी है, उसके बाद में 10 याद करनी है, उसके बाद में आपको 17 याद करनी है, 18, 19, 20, 21 और 22 पूरा अधिनियम हो जाएगा इतने में याद करने में। आपको लग रहा कि ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ, लगेगा तो सही है, एक बार याद हो जाएगा। पर अब बात करते हैं, सबसे पहले एक्ट लिखेंगे, एक्ट की डिटेल में जाते हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा एक्ट का नाम ये है। कब आया एक्ट आप बताएंगे? 2005 में आया। तो यहाँ पे अंडरलाइन क्या करवाई थी आपसे? महिला। महिला ही क्यों लिखा गया? तो ऐसा लिखेंगे, इस अधिनियम में, मैं अब लिखवाता हूं, इस अधिनियम में पीड़ित केवल महिला हो सकती है। ब्लैक से दिखाई दे रहा है? पीड़ित केवल महिला हो सकती है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी हस्बैंड की वाइफ ने पिटाई कर दी घर पे, तो वो इस एक्ट के तहत कहीं पे न्यायालय में नहीं जाएगा कि साहब मेरी वाइफ ने मेरी पिटाई कर दी। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ कि इस अधिनियम में पीड़ित केवल कौन हो सकती है? महिला हो सकती है। जबकि आरोपी कौन हो सकता है? ये भी इंटरेस्टिंग है। आरोपी कौन होगा इसमें? देखिए, मेन अधिनियम था जो 2005 का, उसमें यह लिखा गया था कि महिला की अगर पिटाई हुई है, हिंसा हुई है, तो आरोपी पुरुष को बनाया जाएगा, और वो भी वयस्क पुरुष को, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है। अभी तो गड़बड़ हो गया। अगर पुरुष ने पिटाई नहीं करी, सास ने पिटाई कर दी, ननद ने पिटाई कर दी, या फिर छोटा देवर था 18 साल से कम की उम्र का, उसने पिटाई कर ली, उन्होंने उनके साथ शोषण किया, हिंसा करी, तो वो तो अधिनियम में जा ही नहीं पाएंगे फिर। क्यों? क्योंकि अधिनियम में तो केवल वयस्क पुरुष लिखा हुआ था कि पुरुष के खिलाफ ही मामला जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, पीड़ित तो महिला होगी, ये बात तो ठीक है, पर आरोपी कौन कौन हो सकता है? आरोपी महिला भी हो सकती है। महिला वो नहीं, उसके साथ तो हुई है हिंसा। आरोपी महिला, महिला का मतलब होता है, हो सकता है अगर सास ने ऐसा किया तो उनके ऊपर ही मुकदमा चलेगा, ननद ने किया तो मुकदमा चलेगा, किसी लड़की के साथ उसकी सिस्टर ने ऐसा किया तो भी मामला जाएगा, भाई ने किया तो जाएगा, पिता ने किया तो भी चला जाएगा, ससुर ने किया तो चला जाएगा। समझ गए ना? आरोपी कौन कौन हो सकता है? महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई भी पुरुष, तथा अवेस्ट भी हो सकता है। देखिए कितना कठोर कानून है यहाँ पे। अगर किसी मतलब
हो सकता है कोई 18 साल 15 साल का कोई लड़का हो, देवर हो या उसका, या छोटा भाई हो, अगर उसने इस प्रकार का हिंसा किया, शोषण किया है, तो वो भी आरोपी बनाए जा सकते हैं। तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा का जो अधिनियम बनाया गया है, इस अधिनियम में पीड़ित केवल कौन होगा? पीड़ित केवल महिला होगी। जबकि आरोपी कौन कौन हो सकता है? आरोपी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, और कोई भी छोटा जो अवयस्क है वो भी हो सकता है। क्लियर हो गई क्या बात? इसलिए मैंने आपको महिलाओं के साथ अंडरलाइन करवाया था नीचे। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? लिखिए, मैं आपको लिखवाता हूं। लिखिए, महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005 थोड़ा लिख लिया था आपने कि इस अधिनियम में 5 चैप्टर हैं और 37 धाराएं इस अधिनियम में बनाई गई हैं। महिलाओं के साथ अंडरलाइन क्यों करवाया? इस अधिनियम में पीड़ित केवल महिला हो सकती है। लिखिए, इस अधिनियम के तहत पीड़ित केवल, इस अधिनियम के तहत पीड़ित केवल महिला हो सकती है। इस अधिनियम के तहत पीड़ित केवल महिला हो सकती है, जबकि आरोपी पुरुष, महिला या अवयस्क कोई भी हो सकता है। जबकि आरोपी पुरुष, महिला और अवयस्क कोई भी हो सकता है। क्लियर हो गया? एक लिखा घरेलू, इसको भी अंडरलाइन करते हैं, इसको भी सीखते हैं पहले। घरेलू, घरेलू का मतलब क्या है, इसको आप ये समझें। घरेलू का मतलब कि मान लेते हैं एक महिला घर में रहती है और वो बस में जा रही थी, ऐसा समझे, बस में, और वहां पे किसी पुरुष ने उसके साथ छेड़छाड़ की, मारपीट करी, तो क्या ये मामला घरेलू हिंसा का बनेगा या कोई और मुकदमा बनेगा? बताएं जरा सोच के। यस, ये घरेलू हिंसा का मामला नहीं है। घरेलू हिंसा का अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं, एडवोकेट की भाषा में नहीं, बहुत लीगल लैंग्वेज में नहीं, बहुत साधारण भाषा में समझें, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर महिला घर में रहती है और उसके किसी सगे संबंधी ने, सगे संबंधी में कौन कौन हो सकता है? उसकी वाइफ, हस्बैंड हो सकता है वाइफ का, देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, ननद हो सकती है, ये तो मान लेते हैं कि सास हो सकती है, ससुर हो सकता है, तो ससुराल पक्ष के मान लेते हैं। पियर पक्ष के देखें तो भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, पिता। हाँ, अपन तो जनरली ये सोचते हैं कि अगर घरेलू हिंसा हुई तो ससुराल पक्ष पर मुकदमा, नहीं, ये कहीं भी लग सकता है। कहीं भी का मतलब ये है कि अगर कोई महिला है, उसके साथ में उसके किसी सगे संबंधी ने, सगे संबंधी में सब आ गए और हिंसा करी है, तो ये मामला घरेलू हिंसा का बनेगा। तो अब तो आप ये समझ गए ना कि मान लो घर से बाहर कोई महिला है, पर ऐसा हो सकता है कि घर में अगर हिंसा हुई है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वाइफ और हस्बैंड रेस्टोरेंट पे गए दोनों खाना खाने, और वहीं कोई बात पे नोक धोक हो गई, वहां हस्बैंड ने वाइफ की पिटाई कर दी। घर में तो नहीं थे वो, चार दीवारी में, वो तो रेस्टोरेंट गए हुए थे, पर सगे संबंधी ने पिटाई करी है बस। इसका मतलब कैसा मामला आएगा? वो घरेलू हिंसा का मामला है। ये आपको समझना है। इसको लेकर थोड़ी सी भ्रांति होती है कि सर घर में पिटाई होनी जरूरी है क्या? नहीं, ऐसे तो फिर हस्बैंड आजकल बहुत सियाने हो, कहेंगे कि थोड़ा बाहर घूम के आते हैं और पार्क में ले जाके उसकी कुटाई कर देगा। समझ गए ना मेरी बात? इसलिए घरेलू हिंसा का मतलब ये नहीं कि घर की चार दीवारी में मामला हो, ये इसकी दूसरी कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, इंटरेस्टिंग है, समझे। घर, अब घर में दो बात हो सकती है, या तो किसी सगे संबंधी ने पिटाई करी हो, या मान लेते हैं कि घर पे महिला खाना बना रही थी, कोई काम कर रही थी, और डिलीवरी बॉय आया और उसके साथ महिला की झड़प हो गई, वो पिटाई करके चला गया, तो क्या मामला घरेलू हिंसा का बनेगा क्या? बताएं। किसी, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं हस्बैंड का, और एक एग्जांपल लेते हैं इधर अपन कोई डिलीवरी बॉय का, या किसी का भी डिलीवरी बॉय का ले लेते हैं। एक और लेते हैं, घर के बाहर हस्बैंड और वो डिलीवरी बॉय। महिला घर पे थी, हस्बैंड ने पिटाई कर दी मान लेते हैं, तो मामला घरेलू हिंसा का सीधा सीधा बन गया। महिला और हस्बैंड दोनों बाहर गए हुए थे और बाहर हस्बैंड ने पिटाई कर दी, तो भी मामला घरेलू हिंसा का बनेगा।
महिला घर पे थी और कोई डिलीवरी बॉय आया और सामान दे रहा था, साथ में महिला की झड़प हो गई, उससे लड़ाई हो गई, उसने महिला की पिटाई कर दी, तो मामला घरेलू हिंसा का नहीं बनेगा, वो मामला दूसरा बनेगा। क्या बनेगा? आईपीसी में साफ साफ प्रावधान किए गए, पर घरेलू हिंसा का तो नहीं बनेगा ना। घरेलू हिंसा थोड़ी हुई है, तो डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ी हुआ है। तो डोमेस्टिक वायलेंस तो वो वायलेंस होता है कि सगे संबंधी ने पिटाई करी हो, चाहे करी कहीं भी हो, वो घरेलू हिंसा का मामला है। इसलिए इस अधिनियम में देखिए जो घरेलू शब्द लिखा गया है, ये भी बड़ा काम का है। पहले तो महिला समझ में आ गया आपके कि इसमें आरोपी पीड़ित केवल कौन हो सकता है? केवल महिला हो सकती है। अगला, घरेलू का मतलब यहाँ पे क्या होता है? घरेलू का मतलब ये होता है कि किसी सगे संबंधी ने क्या करी हो? मारपीट या पिटाई करी हो। इसका मतलब आपके दो तीन चीजें समझ में आ गई कि इसमें आरोपी तो कोई भी हो सकता है, पर उत्पीड़ित कौन होगी? महिला होगी। अब आपको इसमें अधिनियम में क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे वो मैं लिखवा देता हूं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए, उत्पीड़ित महिला। उत्पीड़ित महिला 15 शब्दों में लिखाएगा, उत्पीड़ित महिला, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, घरेलू हिंसा। तीसरा लिखिए, नातेदारी। नातेदारी क्या होता है? नातेदारी। या घरेलू संबंध। चौथा क्वेश्चन लिखिए, संरक्षण अधिकारी। के कर्तव्य। लिख लीजिए, ये 5 नंबर में भी आ सकता है, ये तो 2-2 नंबर के आएंगे। उत्पीड़ित महिला 15 वर्ड लिख लीजिए, इसके आगे लिखना है तो आपको 15 वर्ड, 15 शब्द, 15 शब्द, 15 शब्द, ये 50 शब्द में आ सकता है। अभी 4 क्वेश्चन है, टोटल 6-7 क्वेश्चन बनेंगे, वो लिख लेते हैं इसको लिखकर। उत्पीड़ित महिला, घरेलू हिंसा, नातेदारी या घरेलू संबंध। परिभाषित करना, मैं लिखवाऊंगा इसकी परिभाषा आपको एग्जैक्टली। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य लिख लीजिए, 2 मिनट। उत्पीड़ित महिला, घरेलू हिंसा, नातेदारी और संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य साथ साथ में लिख ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन लिखेंगे सेवा प्रदाता। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। धारा 10 में इसका उल्लेख है, अपन लिखेंगे सेवा प्रदाता 50 शब्द में आ सकता है, 50 वर्ड में आ सकता है। सेवा प्रदाता क्या होता है, इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखेंगे या पचास शब्द। ये 6 ही क्वेश्चन बनेंगे इस पूरे पूरे अधिनियम में से। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन साहब आपको याद करना है कि उत्पीड़ित महिला किसे कहते हैं। दूसरा अपन को घरेलू हिंसा की परिभाषा देखनी है। तीसरा अपन को घरेलू नातेदारी क्या होता है, नातेदारी के बारे में देखना है। चौथा अपन को देखना है कि साहब इसमें सेवा प्रदाता क्या होता है। संरक्षण अधिकारी लिख लिया क्या अपन ने? संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य क्या है। उसके बाद में सेवा प्रदाता किसे कहा जाता है। उसके बाद में न्यायाधीश के कौन कौन से आदेश हो सकते हैं। उसके बाद में न्यायाधीश द्वारा कौन कौन सी राहत दी जा सकती है। ये इतना अपन को इस अधिनियम के बारे में देखना है। क्लियर हो गया? पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आराम से, ताकि लगे कि हाँ ये 6 क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा 7वां क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अगर असल में इतनी सारी बात करी, अगर वो पहले वाली बात आप नहीं भी याद रखें और केवल ये 6 क्वेश्चन है, इनके एक पेज में उत्तर तैयार करके इनको याद कर लेते हैं तो काम बन जाता है आपका। चलिए, सबसे पहले इसमें पहले क्वेश्चन को बात करेंगे अपन। इसमें उत्पीड़ित महिला की परिभाषा अपन लिखेंगे कि उत्पीड़ित महिला किसे कहा जाता है।
क्वेश्चन क्या पूछेगा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत उत्पीड़ित महिला के बारे में लिखिए। तो अपन को उत्पीड़ित महिला के बारे में अपन को बताना है, या फिर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा दीजिए, आप डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा दीजिए। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा अपन को देनी है। नातेदारी या घरेलू संबंध की परिभाषा दीजिए, तो ये आपको देनी है। एक पेज बनेगा ढंग से अगर क्वेश्चन आप लिखेंगे तो। पहला क्वेश्चन है उत्पीड़ित महिला, तो क्वेश्चन नंबर लिखिए उत्पीड़ित महिला, परिभाषा लिखिए उत्पीड़ित महिला। लिखिए ऐसी महिला जो, ये आपको परिभाषा एग्जैक्टली याद कर लें तो बढ़िया, अगर नहीं याद हो तो फिर थोड़ी बहुत सिमिलर आपको लिख के आनी ताकि नंबर आ जाए। ऐसी महिला जो आरोपी के साथ ऐसी महिला आरोपी के साथ घरेलू संबंध में रहती हो या रही हो तथा आरोपी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो। यस, क्लियर हो गया ना। इसमें आपको यह ध्यान में रखना है आपको कि ऐसी महिला जो आरोपी के साथ, इसको आप अंडरलाइन करके आ जाएंगे एग्जाम में, घरेलू संबंध में रही हो या रहती हो, और दूसरा घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो। समझ में आ गया? अब अगर इसका स्पष्टीकरण, पहले तो आप ये परिभाषा लिखिए अच्छे से, मैं आप इसको अब खुद की भाषा में कैसे लिख सकते हैं, देखिए याद कैसे करेंगे। लिखा हुआ कि उत्पीड़ित महिला, उत्पीड़ित महिला कौन होगी, इसकी दो शर्तें हैं। अभी मैं याद करवाने के लिए आपको ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, दो शर्तें हैं। इधर देखिए पहले परिभाषा आपकी याद हो जाए। दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो वो कि उसके साथ हिंसा हुई हो, घरेलू हिंसा, और दूसरा आरोपी के साथ उसके क्या हो, घरेलू संबंध हो, घरेलू संबंध। असल में देखा जाए तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, इसमें तीन परिभाषा याद करनी है। एक तो उत्पीड़ित महिला की परिभाषा जो लिख ली अपन ने, फिर अब घरेलू हिंसा किसे कहते हैं और घरेलू संबंध किसे कहते हैं, क्लियर हो जाएगा आपके अधिनियम में। क्लियर हो गया? अब नीचे स्पष्टीकरण अपन लिख लेंगे, वो भी करते हैं। पहले आप इतना लिखिए। अब खुद की भाषा में कैसे लिख लेंगे इसको, ऐसे लिख लेंगे, ऐसी महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो तथा आरोपी के साथ उसके घरेलू संबंध हो। ये भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। अगर वो शॉर्ट में लिखनी याद नहीं हो तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऐसी महिला जो आरोपी के साथ जिसके घरेलू संबंध हो, और दूसरा ये कि वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो। स्पष्टीकरण क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण नीचे लिखे आप, स्पष्टीकरण जो वैसे तो मैंने आपको बता दिया, पर आप स्पष्टीकरण और लिख लीजिए। लिखिए इस अधिनियम के तहत उत्पीड़ित केवल महिला ही होगी, उत्पीड़ित केवल महिला ही होगी। एग्जाम में व्यथित महिला भी आ सकता है, यहां पे व्यथित महिला, व्यथित। और जो आरोपी है ना, आरोपी के लिए भी कानून में प्रत्यर्थी शब्द लिखा गया है। आरोपी के लिए प्रत्यर्थी। पर अब भाई कानून की भाषा अगर याद कर लें तो बेस्ट है, प्रत्यर्थी लिख लेंगे या फिर यहाँ पे व्यथित महिला लिख लेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर पर और अच्छा प्रभाव पड़े। एग्जाम में नहीं याद रही तो भी चल जाएगा। क्या लिखेंगे, व्यथित महिला किसे कहते हैं, ऐसी महिला जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में, अब घरेलू संबंध को भी घरेलू नातेदारी
भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में और बताऊंगा कैसे लिखते हैं, पहले आप देसी भाषा में इस परिभाषा को लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऐसी महिला जो आरोपी के साथ जिसके घरेलू संबंध और आरोपी द्वारा हिंसा का शिकार हुई हो व्यथित महिला कहलाती है। टेक्निकली परिभाषा कैसे लिख लेंगे, देखिए, व्यथित महिला, अगर एग्जाम में व्यथित महिला आपको दे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत व्यथित महिला की परिभाषा लिखिए, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसी महिला जो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो तथा प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी हो, यह भी इसकी परिभाषा हो सकती है। ऐसी महिला जो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो तथा प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी हो। क्लियर हो गया ना, ये भी, पर इतना अगर याद नहीं होता टेक्निकली तो आपकी कोई इतना डरने की जरूरत नहीं है। पीछे वाली परिभाषा है, 15 शब्दों में आपको एग्जाम में पूछेगा। उत्पीड़ित महिला, ऐसी महिला जो आरोपी के साथ घरेलू संबंध में रहती हो या रही हो तथा आरोपी द्वारा हिंसा का शिकार हुई हो, या फिर ये आपको बढ़िया लगती है कि ऐसी महिला जो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो तथा प्रत्यर्थी के साथ उसकी घरेलू नातेदारी हो। आपको जो कन्वीनियंट उचित लगे वो लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना। अब देखो, याद मैंने भी किया इसको, अब इसका एक ही तरीका है कि इसको बार बार दिमाग में बैठाएंगे तो कुछ वर्ड आपको याद आने लग जाएंगे। अगले जो 5-6 दिन क्लास चले उसमें प्रयास ये करो कि जैसे 4-5 दिन में आपके 22 नंबर 20 नंबर तैयार हो रहे हैं, तो 4-5 दिन ये लो वाला ही थोड़ा सा पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, दिमाग में आ जाएगा आपके। क्लियर हो गया। इसे व्यथित महिला कहा जाता है। अब देखिए, इसमें दो चीजें अपन ने देखी कि कितनी परिभाषाएं पढ़नी है, केवल तीन में एक तो व्यथित महिला की अपन ने पढ़ ली, दो परिभाषा और पढ़नी है। एक घरेलू नातेदारी किसे कहते हैं और दूसरा अपन को पढ़ना घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। इनकी परिभाषा एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, अगर आपको पीछे देखना है क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए, तो पहला क्वेश्चन था उत्पीड़ित महिला, हो गया उत्पीड़ित महिला। अब बताएं जरा, उत्पीड़ित महिला 15 शब्द में किसे कहते हैं। देखिए, उत्पीड़ित महिला का आशय क्या है, ऐसी महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो, व्यथित महिला, और प्रत्यर्थी के साथ उसकी घरेलू नातेदारी हो, उत्पीड़ित महिला कहलाती है। अगले दो क्वेश्चन कौन से हैं, अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है और घरेलू नातेदारी या घरेलू संबंध किसे कहा जाता है। ये परिभाषा याद होगी तो फिर तो बहुत आसान आ गया, आगे कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है, बहुत आसान आ जाएगा आगे। तो अब देखिए आगे चलते हैं। आगे अब लिखेंगे अपन घरेलू नातेदारी। घरेलू नातेदारी क्या हेडिंग लगाएंगे, घरेलू संबंध या घरेलू नातेदारी, घरेलू नातेदारी, या फिर इसको घरेलू संबंध भी लिख सकते हैं। लिखिए आंसर, दो या अधिक व्यक्ति एक साझी गृहस्थी में एक साथ एक घर में रहते हैं या रहे हैं उनमें घरेलू संबंध कहलाता है। संबंध कहलाता है उनके बीच शादी रक्त संबंध संयुक्त परिवार
या अन्य कोई संबंध हो सकता है, या अन्य कोई संबंध। थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप सोच रहे हो पता नहीं क्या लिख दिया, बहुत आसान है। देखिए लिखा गया है कि घरेलू नातेदारी किसे कहा जाता है। घरेलू नातेदारी से क्या आशय है? घरेलू नातेदारी या घरेलू संबंध। क्या लिखेंगे? 2005 के अधिनियम के तहत दो या दो से अधिक व्यक्ति, तोड़ के याद करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सांझी गृहस्थी में, सांझी गृहस्थी का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा लोग एक घर में, सांझी गृहस्थी का मतलब होता है सांझी गृहस्थी में एक साथ घर में रहते हैं, सांझी गृहस्थी के रूप में एक साथ घर में रहते हैं, या एक इकाई के रूप में दो या दो से अधिक व्यक्ति। अब देसी भाषा में कैसे याद करेंगे, याद कराता हूं। दो या दो से अधिक व्यक्ति सांझी गृहस्थी में एक साथ एक घर में रहते हैं या रहे हैं, उनमें घरेलू संबंध कहलाता है। या तो अभी रह रहे हैं या पहले रहते थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि परिवार में पापा चाचा सब एक साथ रहते हैं, अब वो अलग अलग रह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है साथ रहे हैं पर घरेलू संबंध जरूर होना चाहिए उनके बीच में। और उनके बीच में तो शादी का संबंध हो सकता है, भाई हस्बैंड हो सकते हैं, रक्त संबंध हो सकता है। रक्त संबंध का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मामा के साथ भतीजी का संबंध, मामा के साथ में भांजी का संबंध हो सकता है, चाचा के साथ में भतीजी का संबंध हो सकता है, भाई बहन का संबंध हो सकता है, या फिर संयुक्त परिवार में रह रहे हो। संयुक्त परिवार आपको पता है कि बहुत बड़ा परिवार होता है जिसमें दो तीन परिवार एक साथ रहते हो, या अन्य उनके बीच में कोई संबंध हो सकता है। क्लियर हो गया? जैसे कोई लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, वाइफ हस्बैंड तो नहीं है, शादी अभी नहीं हुई है, लिव इन में रह रहे हैं, फिर अगर उस लड़के ने लड़की के साथ इस प्रकार की बदतमीजी कुछ करी है तो घरेलू हिंसा का मामला बनेगा। याद करना साथ में, कैसे याद करेंगे? दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति सांझी गृहस्थी में एक साथ एक घर में रहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति, कितनी टर्मिनोलॉजी है? तीन। दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सांझी गृहस्थी में एक साथ और एक घर में रहते हैं या रहे हैं। तो सांझी गृहस्थी एक साथ एक घर में रहते हैं, रहे हैं, उनके बीच में घरेलू संबंध कहलाता है। ठीक है? अब उनके बीच में शादी का संबंध हो सकता है, रक्त संबंध हो सकता है, संयुक्त परिवार का हो सकता है, या अन्य कोई और भी संबंध हो सकता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? वापस बोल देता हूं, वापस लिख देता हूं, किसे कहते हैं? देखिए अपन नातेदारी देख रहे हैं या घरेलू संबंध देख रहे हैं? क्या देखेंगे? मैं कीवर्ड लिखता हूं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति सांझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं, रहे हैं, उनके बीच में घरेलू संबंध कहलाता है। अब उनके बीच में या तो रक्त संबंध हो सकता है, या शादी का संबंध हो सकता है, या संयुक्त परिवार का संबंध हो सकता है, या अन्य कोई संबंध उनके साथ में हो सकता है। याद रह जाएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति सांझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या रहे हैं, उनके बीच में विवाह का संबंध हो सकता है, उनके बीच में संयुक्त परिवार का संबंध हो सकता है, या फिर उनके बीच में विवाह, संयुक्त या रक्त संबंध या गोद का संबंध भी हो सकता है। अगर आप दत्तक संबंध लिख सकते हैं, गोद का संबंध, तो गोद का संबंध उनके साथ में हो सकता है। क्लियर हो गया क्या? ये परिभाषाएं धारा 2 में सब कुछ दी गई हैं, सारी सारी परिभाषाएं। क्लियर हो गया? क्या क्या परिभाषा आपने देख ली? दो परिभाषा। व्यथित महिला किसे कहते हैं? ऐसी महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो। दूसरी बात, प्रत्यर्थी के साथ उनका कैसा संबंध होना चाहिए? प्रत्यर्थी के साथ उसका घरेलू संबंध होना चाहिए, घरेलू नातेदारी होनी चाहिए। अब घरेलू नातेदारी क्या होती है? घरेलू नातेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति सांझी गृहस्थी में एक साथ एक घर में रहे हो या रहते हो, उनके बीच में घरेलू संबंध कहलाता है। अब उनके बीच में विवाह का संबंध हो सकता है, रक्त संबंध हो सकता है, संयुक्त परिवार संबंध हो सकता है, दत्तक संबंध, या कोई प्रकार का अन्य संबंध भी हो सकता है। ये होता है घरेलू संबंध। 15 शब्द में आएगा, आपको ये कीवर्ड आपको लिख के आने पड़ेंगे एग्जाम में। ठीक है? अगली बात है कि घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है। ये लास्ट परिभाषा है, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है? घरेलू हिंसा किसे कहते हैं? तो आपको घरेलू हिंसा पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सरफेस से क्वेश्चन पूछेगा, सतह से। अधिनियम का नाम है घरेलू हिंसा से सुरक्षा, तो आपको कम से कम इतना तो जरूर याद होना चाहिए कि घरेलू हिंसा कहते किसे हैं। तो अपन घरेलू हिंसा के बारे में अपन देखेंगे। देखिए घरेलू हिंसा, तो लिखे धारा 3 के अनुसार, धारा 3 के अनुसार
अब आप क्या समझते हैं किसे कहते हैं घरेलू हिंसा? बहुत कॉमन इसको बताएं आप लोग कि घरेलू हिंसा से आपका क्या मतलब होता है। अगर किसी महिला के साथ मारपीट होती है तो घरेलू हिंसा है, क्या आप कहेंगे है? अगर किसी महिला के साथ गाली गलौच होता है तो घरेलू हिंसा है, क्या आप कहेंगे बिल्कुल है? अगर मैं कहूं कि एक महिला को उसके पापा ने कोई गिफ्ट दिया है, स्त्री धन दिया है, पैसे दिए हैं, ज्वेलरी दिया है, या फिर घर में बाकी सबके एसी लगे हुए हैं, उस महिला को कोई ऐसे ही रूम में रखा जाता है जिसमें ढंग से कूलर भी नहीं चलता है, तो क्या घरेलू हिंसा? क्या आप कहेंगे बिल्कुल है? या मान लेते हैं कि महिला के संतान नहीं है और उसकी सास उनको बार बार ताने मारती रहती है बेटा होने को लेकर, या फिर लड़की ज्यादा है तो उनको ऐसे ताने मारेगी, या फिर बच्चे हैं नहीं तो उनको ऐसे ताने मारेंगे, तो क्या घरेलू हिंसा? क्या आप कहेंगे बिल्कुल घरेलू हिंसा है? इसका मतलब घरेलू हिंसा कोई एक वर्ड नहीं होके बहुत सारी चीजें शामिल है इसमें। और एक्ट में तो नहीं इसने डिवाइड किया, उन्होंने तो क ख ग घ मूल एक्ट में ऐसा लिखा गया, आपको मूल एक्ट सेंड कर दिया गया पीडीएफ, वो देखना चाहें देख सकते हैं, बाकी काम का है नहीं वो एक्ट, क्योंकि उसका सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो धारा 3 में कौन कौन सी चीजें हैं? या फिर मान लेते हैं कि महिला के साथ कोई सेक्सुअल बर्ताव, उनकी इच्छा के विरुद्ध सेक्स का इस प्रकार का कुछ प्रेशर करवाया जाता है, या ऐसा कोई और सेक्सुअल कृत्य किया जाता है जो महिला की डिग्निटी के खिलाफ हो, तो वो भी घरेलू हिंसा है। तो आप क्या लिखेंगे? घरेलू हिंसा धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित चीजें घरेलू हिंसा में शामिल की गई हैं। धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित बातें घरेलू हिंसा में शामिल की गई हैं। देखिए पहली बात है शारीरिक हिंसा या शारीरिक, दूसरा लिख सकते हैं आप गैर कानूनी मांग, तीसरा लिख सकते हैं लैंगिक, चौथा लिख सकते हैं मौखिक, पांचवा लिख सकते हैं आर्थिक। विस्तार से बात करेंगे, 15 शब्द में आएगा, ज्यादा 15 शब्द तो यहीं पे पूरे हो जाएंगे, पर फिर भी डिटेल से लिखना नोट्स में आपको। तो क्या लिखेंगे? धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा में निम्नलिखित चीजें शामिल है। पहला शारीरिक उत्पीड़न, दूसरा गैर कानूनी मांग करना, डराना धमकाना, तीसरा लैंगिक करना, चौथा आर्थिक करना, पांचवा मौखिक करना। एक एक को लिख लाते थोड़ी थोड़ी चीजें अगले वाले पेज पे। सबसे पहले शारीरिक में क्या हो सकता है? शरीर के अंग, जीवन, अंग, सुरक्षा आदि को खतरा। या शरीर के अंगों को क्षति पहुंचाना, जीवन खतरे में हो, या फिर अन्य प्रकार की धमकियां देना, डराना धमकाना। हो सकता है कि अनुचित मांग करना। ये हो गया शारीरिक उत्पीड़न, अर्थात महिला को बार बार इस प्रकार की धमकी देना, या फिर महिला को के साथ इस प्रकार का फिजिकल मारपीट करना जिससे महिला का जीवन, अंग आदि खतरे में पड़ जाए। आप मारपीट भी लिख सकते हैं, महिला के साथ में मारपीट करना, मारपीट इस प्रकार, ये खुद से भी बना के लिख सकते हैं आप, इसमें ये एक्ट को रटने की जरूरत नहीं है। आप लिख लेंगे शारीरिक में महिला के साथ मारपीट करना, उसके जीवन को या उसके शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाना, डराना धमकाना, अनुचित मांग करना कि आप इस बार अपने घर पे जाओ तो एक 50,000 रुपए लेके आना, या फिर सोना लेके आना, इस प्रकार की फालतू की डिमांड करना, तो ये शारीरिक क्षति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिजिकल उसको किस प्रकार से थ्रेट किया जा सकता है उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगली जो बात है शारीरिक के अलावा आप लिख सकते हो लैंगिक दुरुपयोग या लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हिंसा। देखिए लैंगिक हिंसा में आप क्या लिख लेंगे? इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध करना, इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध स्थापित करना, या फिर ऐसा लिख ले ऐसा कोई कृत्य करना जो महिला की डिग्निटी के खिलाफ हो। इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध स्थापित करना या ऐसा कोई कृत्य करना जो महिला की डिग्निटी के खिलाफ हो। ठीक है, इससे महिला की डिग्निटी खराब होती हो, ये हो गया लैंगिक हिंसा। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें लैंगिक हिंसा के अलावा, तो
आर्थिक, आर्थिक देखिए आर्थिक से दहेज वाला क्लियर होता है। अगर आप अनुचित डिमांड करते हैं या फिर इसमें क्या क्या आएगा, या तो कोई अनुचित डिमांड की जाए महिला के साथ, या फिर आप दहेज जैसी मांग करो, दहेज जैसी चीजों के लिए ताने मारे, या फिर महिलाओं को उसकी सुख सुविधाओं से वंचित करें, स्त्री धन छीन लेना, महिला की स्थावर या जंगम संपत्ति है उसको आप डिस्पोज कर दें, या महिला की खुद की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज नहीं करने देना, ये सारा किस में आएगा, ये आर्थिक में। अगर आर्थिक हिंसा से ही दहेज वाला क्लियर होता है, समझ में आ गया ना, इस आर्थिक हिंसा से ही दहेज का मुकदमा बनता है। 1961 का अधिनियम है। आर्थिक में क्या क्या लिखेंगे, आर्थिक में लिखेंगे सुविधाओं से वंचित करना, सुविधाओं से वंचन। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे स्थावर व जंगम, ये कानून की थोड़ी सी लैंग्वेज है, स्थावर व जंगम संपत्ति का निस्तारण। इसका मतलब कि महिला के पास में जो प्रॉपर्टी थी उसका निस्तारण कर लिया। स्त्री धन छीन लेना, स्त्री धन छीन लेना मतलब उसके पास जो गहने ज्वेलरी है उनको छीन लेना, या फिर कोई महिला जॉब करती है और एटीएम तो हस्बैंड साहब के पास में यूज नहीं करने देते हैं पैसे को, तो महिला को महिला के आर्थिक अधिकार छीन लेना। ये किस में आएगा, सारा आर्थिक में आएगा। मौखिक में और मैं बोल के लिखवा देता हूं, आप मौखिक उत्पीड़न लिखिए, मौखिक में ऐसा लिख लीजिए। अगला मौखिक में, मौखिक में लिखिए कि महिला पर बार बार ताने मारना, या बेटा या बेटी नहीं होने के लिए महिला को सताना, या फिर अन्य प्रकार के महिलाओं पर छितांकसी करना, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये मौखिक के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया क्या। तो घरेलू हिंसा क्या लिखेंगे, धारा 3 के तहत। देखो घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है, तो घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा में शारीरिक हिंसा आएगी, शारीरिक के बाद में आर्थिक आएगी, आर्थिक के बाद में लैंगिक आ जाएगी, लैंगिक के बाद में अपना मौखिक आ जाएगी। ये सारी हिंसा किस में शामिल की जाती है, ये शामिल की जाती है साहब घरेलू हिंसा के अंतर्गत। 3 चीजें अपने पढ़ ली, घरेलू हिंसा पढ़ ली, घरेलू नातेदारी अपने पढ़ ली, घरेलू हिंसा, घरेलू नातेदारी, और उसके बाद में व्यथित महिला, ये 3 परिभाषा पढ़ ली अपन ने। अब देखिए मान लेते हैं कि महिला के साथ में इस प्रकार का कुछ दिक्कत आ जाती है, तो महिला के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो महिला पुलिस में कंप्लेन करे, या महिला मजिस्ट्रेट के यहाँ सीधी चली जाए, या कोई जिले में इस प्रकार का अधिकारी हो जिसका संरक्षण अधिकारी नाम है महिला, उसके पास चली जाए, या वो महिला के घर पे आ जाए सूचना मिले तो महिला की शिकायत अगर अपन देखना चाहें तो, क्योंकि हिंसा हो गई महिला के साथ में, अब महिला के पास शिकायत के लिए जिले में पुलिस तो होती है, मजिस्ट्रेट भी होते हैं। धारा 8 और 9 के तहत, धारा 8 और 9 के तहत जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाता है, संरक्षण अधिकारी। क्लियर हो गया। जिले में एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अगर महिला के साथ में इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो जिले में एक संरक्षण अधिकारी होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा संरक्षण अधिकारी पर 50 शब्दों में लिखिए, तो क्या लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो संरक्षण अधिकारी अगर आपके आ गया तो अब अपन को लिखना है कि महिला मान ली शिकायत करती है तो पुलिस, और वो तो यहाँ पे मेंशन है नहीं इतना, संरक्षण अधिकारी पे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या लिखेंगे संरक्षण अधिकारी। तो अब बात करते हैं संरक्षण अधिकारी के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको मान ये लाइट चलेगी तो अभी इस क्लास को या तो अभी बाद में कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद में करेंगे, या फिर इसको कल कर लेते हैं क्योंकि अभी शायद ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो संरक्षण अधिकारी और उसके बाद में सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट, ये तीनों आधे घंटे का टॉपिक और बचा है, बाद में करेंगे अपन।